प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बाल्यावस्था पर चर्चा करेंगे। आज का ये लेक्चर 2 है। विकास की दूसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था। बाल शब्द से बाल्यावस्था बनती है। बाल का आपने कई बार प्रयोग सुना होगा, बाल स्वभाव, बाल बुद्धि। बालक को संस्कृत का ये रूट वर्ड रहेगा। बच्चों का स्कूल के लिए एक बड़ा प्यारा नाम भी होता है, बाल मंदिर। तो बाल से बन गया बाल्य और उसमें अवस्था शब्द जुड़ गया तो शब्द बन गया बाल्यावस्था। शैशवावस्था ये विकास की पहली अवस्था और बाल्यावस्था ये विकास की दूसरी अवस्था। और इसके लिए इंग्लिश का शब्द आया चाइल्डहुड। तो अब हम दूसरी अवस्था पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। कौन सी अवस्था पर? बाल्यावस्था पर। तो आप इसकी अवधि याद रखें। विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन हमको एक जनरल कॉन्सेप्ट पहले मजबूती से दिमाग में बैठाल कर चलना रहता है। फिर अलग अलग राय को हम बाद में और रट सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि 0 से 5 वाला शैशवावस्था और 6 से 12 ये बाल्यावस्था है। ओके, 6 से 12। अब इसमें पहली बात स्थायित्व, स्टेबिलिटी। जब बालक शैशवावस्था इन्फेंसी को पार करता है तो उसके शारीरिक विकास की भांति मानसिक विकास भी द्रुत गति से होता है, परंतु जो ही वह बाल्यावस्था में प्रवेश करता है उसके मानसिक विकास में, इसको बहुत ध्यान से एकदम मजबूती से बैठालना है, बड़ा अद्भुत सा फैक्टर है। वैसे ही उसके मानसिक विकास में स्थायित्व आ जाता है, स्टेबिलिटी। बालक की इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहते हैं, स्यूडो मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता। क्योंकि इस अवस्था में बालक वास्तविक प्रौढ़ हो जाने का भ्रम महसूस करता है। तो मिथ्या परिपक्वता या मिथ्या पक्वता, स्यूडो मैच्योरिटी किस अवस्था की विशेषता है? बाल्यावस्था। यहीं से एक शब्द आया बाल बुद्धि। आपने कभी शिशु बुद्धि का नाम नहीं सुना है। बाल बुद्धि मतलब बुद्धि तो आ गई, मैच्योरिटी वाला व्यवहार करने को प्रयास कर रहा है, पर बड़े देख करके हंस रहे हैं। ये तो बाल बुद्धि का कार्य है। यानी बालक को, जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, बालक को जिस काम के लिए मना किया जाए, जब आप उसको बोलोगे नहीं पढ़ना है तो पढ़ूंगा बोलने लगेगा। जब आप उसको पढ़ना है करके ज्यादा जोर डालोगे तो नहीं पढ़ूंगा करके वो जिद करेगा। ऐसा कुछ कुछ बहुत सा अद्भुत कार्य करता है और बड़ा हो गया हूं ऐसा बोलना शुरू कर देता है। और उसको घर वाले भी इस स्थिति में बड़े प्यार से समझाने लगते हैं, बेटा अब तू बड़ा हो गया है। कहाँ बड़ा हुआ है? 6 साल का तो हो रहा है बेचारा। 6, 7, 8, 9, 6 से 12 तक उसको घर के लोग भी बड़ा बना डालेंगे बोल बोल के, वो भी मान लेगा कि मैं बड़ा हो गया हूं। हुआ तो नहीं है। यही है मिथ्या पक्वता, स्यूडो मैच्योरिटी। सेकंड, प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति। यद्यपि जिज्ञासा प्रवृत्ति शैशवावस्था में भी रहेगी, पर उजागर नहीं होगी। ज्यादा उस समय पूछने प्रश्न करने की कंडीशन नहीं रहती है। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, अब वो पालक को बेहद परेशान करता है। और ना, दर्शन का सबसे कठिन प्रश्न माना जाता है क्यों। याद रखिएगा, हम जीवन में क्यों का उत्तर तो दे ही नहीं पाएंगे, इसको बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। हम क्या और कैसे बताते रहते हैं और उसके आधार पर क्यों बोलने लगते हैं। मैं आपको प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति को बताते बताते थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले जा रहा हूं, बहुत एक्सट्रीम। जनरली अंतिम क्यों का उत्तर किसी के पास नहीं है, और जब क्यों की शुरुआत होती है तो साइंस रुकता है, फिलॉसफी शुरू होता है, और जब फिलॉसफी हार जाती है तो भक्ति शुरू होती है। आप पानी क्यों गिरता है पूछोगे, बालक पूछता है अपने माँ बाप से, तो बहुत बड़े साइंस के विद्वान हैं, माँ बाप तो बता देंगे कि वाष्पन की क्रिया होती है। क्यों होती है? तो सूर्य में गर्मी होती है बोल दिया जाएगा। फिर अगला प्रश्न आ जाएगा, सूर्य में गर्मी क्यों है? तो कोई बोल देगा नाभिकीय संलयन होता है। बच्चों को तो ना समझ में आएगा, बड़ों को आप बता दोगे नाभिकीय संलयन हो रहा है। फिर आपसे अगला प्रश्न कोई कर देगा, क्यों हो रहा है? तो इस क्यों का जवाब यही ईश्वर की लीला है या हमारी बुद्धि से परे की चीजें हैं। मैं इस पर अभी तो चर्चा नहीं करना चाहूंगा। ये क्यों वाला प्रश्न बचपन से हमारे दिमाग में आता है, फिर धीरे धीरे हम उस प्रश्न को स्किप करना शुरू कर देते हैं, और हमारे अंदर जो क्यों आता है उसका तो लिमिट नहीं है। ये दुनिया क्यों बनी, सबसे बड़ा क्यों तो यही है। आप में हिम्मत है तो बताइएगा। हाँ, अभी तो आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में आना है। प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, डोमिनेंट क्यूरियोसिटी है, पर वो किस लेवल पे आ गई बाल्यावस्था में, याद रखिएगा, वो डोमिनेंट हो रही है। बाल्यावस्था में बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति अति प्रबल हो जाती है। प्रति गलत टाइप हो गया है, अति प्रबल हो जाती है। जो भी वस्तुएं उनके संपर्क में आती है वह उसके संबंध में उपर्युक्त जानकारी करने का प्रयास करता है।
अब वह यह नहीं पूछता कि यह क्या है, बल्कि यह पूछता है कि ऐसा क्यों है। मेरे ख्याल से क्यों पर तो मैं आपको लंबा लेक्चर दे ही चुका, तो आपको दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। पहले पॉइंट में छुपा हुआ है मिथ्या परिपक्वता, दूसरे पॉइंट में आ गया प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, तीसरा पॉइंट पूर्व अनुभवों को पुनः स्मरण करना, रिकॉल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। बाल्यावस्था में बालक पूर्व अनुभवों को पुनः स्मरण करने लगता है, रिकॉल करने लगता है। आवश्यकता पड़ने पर वह यह विचार करता है, यह श्रावश्यकता नहीं है, फिर टाइपिंग की गलती है। आवश्यकता पड़ने पर वह यह विचार करने लगता है कि पहले हमने यह कार्य किया था, हम इस वस्तु अथवा व्यक्ति को देख चुके हैं, यानी रिकॉल करने की क्षमता आने लगती है, बिल्कुल आती ही है। कश्यप एवं पुरी के शब्दों में साधारणतः 6 से 12 वर्ष के बीच के बालक पूर्व अनुभवों को याद करने योग्य हो जाते हैं और भाषा भी अनुभव द्वारा ज्ञानार्जन करने के लिए सहायता देती है। तो भाषा ही तो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अतीत की बातों को दूसरों को बताते हैं, दूसरों के अतीत के अनुभवों को सुनते हैं। पॉइंट नंबर 4, सामूहिक प्रवृत्ति की परिपक्वता। ये फिर से बहुत बहुत प्यारा पॉइंट है। शैशव कंपेयर करते चलिएगा हमेशा। शैशवावस्था में हमने जोड़ दिया था कि बालक अकेले रहेगा, अकेले खेलेगा, किसी खिलौने के साथ खो जाएगा, उसी खिलौने के साथ अकेले खेल करके आनंद ले लेगा, लेकिन जस्ट वो टोली बनाने लगेगा 6 साल का होने के बाद। इसी को बोलते हैं सामूहिक प्रवृत्ति, रिपिनिंग ऑफ ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट। इस अवस्था में बालक की सामूहिक प्रवृत्ति में परिपक्वता आ जाती है। अब वह मंडली बनाकर रहने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करता है, और यदि ये मंडली ना बनी तो भी समझिए बच्चे का फिर विकास रुकने लगता है। छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप, उनमें लीडरशिप डेवलप करता है, उनमें अलग सा एक अनुशासन लाता है। क्रिकेट ही खेलेगा बच्चा यदि मोहल्ले में छोटे बच्चों के साथ, तो क्रिकेट के खेल में एक दूसरे का साथ देने की भावना ऑटोमेटिक आती है, टीम वर्क सीखता है, एक किसी व्यक्ति को अपना कैप्टन मानता है, अपना अपने टीम के लिए काम करना सीखता है ना, उसका अपना उद्देश्य पूरे समूह के उद्देश्य में परिवर्तित होता है। तो व्यक्तित्व विकास का एक पड़ाव है। कभी नहीं रोकना चाहिए अपने बच्चों को ग्रुप बनाने से। हाँ, ये जरूर याद रखना चाहिए उसका ग्रुप अच्छे बच्चों के साथ बने। माता पिता का एक कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चे के दोस्तों की भी जानकारी रखे, बच्चे की तो जानकारी रखे। तो देखिए होता क्या है, इस अवस्था में बालक की सामूहिक प्रवृत्ति में परिपक्वता आ जाती है। अब वह मंडली बनाकर रहने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करता है। प्रायः बहुत से माता पिता यह कहते हुए डांटने लगते हैं कि अब की बार यदि उन लड़कों के साथ खेलोगे तुम्हारी बहुत मरम्मत की जाएगी, परंतु बालक फिर भी अवसर पाकर अपने सहपाठियों के बीच में चला जाता है, इसे जाने दिया जाए, हाँ बस लिमिट क्रॉस ना होने पाए। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, एक्सट्रोवर्ट। तो जब बच्चा ग्रुप में जाएगा तो इंट्रोवर्ट से क्या होने लगेगा, वो एक्सट्रोवर्ट होने लगेगा। वर्ट शब्द में एक्स्ट्रो, इंट्रो और एमबी ये 3 उपसर्ग जुड़ेंगे। इंट्रो मतलब आंतरिक, तो अंतर्मुखी, जिसका स्वभाव अंदर की ओर अभिमुख है, मतलब जो दूसरों से ज्यादा बात नहीं करेगा, चुप रहेगा, अपने आप में खोया रहेगा, वो इंट्रोवर्ट है। जो दूसरों से बात करेगा वो एक्सट्रोवर्ट है, मतलब चुप कम रहेगा, बोलेगा ज्यादा। तो एक व्यक्ति, कुछ लोग तो एक्सट्रीम होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट होते हैं, चुप ही रहेंगे, कुछ लोग एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बोलते ही रहेंगे। लेकिन सामान्य तौर पर एक व्यक्ति एम्बीवर्ट रहता है, मतलब वो वक्त आने पर बोलता भी है, वक्त आने पर उसे चुप रहना भी आता है। तो बालक इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होगा कब, जब उसको अधिक लोगों के साथ रहने का अवसर मिलेगा। शिशु तो घर के ही सदस्यों के साथ है, अब वो बड़ा हो गया, घर से बाहर जाने लगा, मंडली बनाने लगा, तब उसका व्यक्तित्व एक्सट्रोवर्ट होना शुरू होगा। इस अवस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, वह हमेशा अपने वातावरण के प्रति सजग रहता है, प्रायः वह अन्य बालकों के साथ समायोजित होकर रहने का संभव प्रयास करता है, समायोजन सीखता है। सामूहिक खेलों का महत्व ये भी आप समझ गए, मंडली बनाएगा तो ग्रुप प्ले करेगा, है ना। बाल्यावस्था सामूहिक खेलों का समय कहा जाता है। बालक एक गिरोह बनाकर, गिरोह का मतलब पॉजिटिव सेंस लीजिए, मंडली टोली बनाकर किसी पार्क या मैदान में उछल कूद कर आनंद का अनुभव करता है। यदि किसी दिन उसका कोई मित्र खेलने के लिए नहीं आता है तो वह उसके घर बुलाने जाता है और सम्मान पूर्वक उसको अपने साथ खेलने के लिए ले जाता है। आपने देखा ही होगा अपने बच्चों को, आप अब तो ईगो की भी बात आ जाती है, आप उनको डांट दो घर में कोई बात नहीं,
उनके किसी दोस्त को आप डांट दोगे तो पापा आपको बिहेव करना नहीं आता, आप मेरे दोस्त का क्या कर दिए, अपमान कर दिए, या दोस्त के सामने ऐसी आप बातें करते हैं, तो बिल्कुल वो अपने ग्रुप के साथ इन्वॉल्वमेंट महसूस करेगा और थोड़ा सा वो कल्पना से वास्तविकता में आएगा। शिशु अवस्था में ज्यादा वो सोचता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा वास्तविकता में आएगा। बालक जब शैशवावस्था में होता है तब वह अवास्तविक काल्पनिक जगत में विचरण करता है, परंतु जब वह बाल्यावस्था में आ जाता है तो वह उसके तुलना में जो कल्पना करेगा वो वास्तविक जीवन से संबंधित होती है, मतलब वास्तविक जीवन से किसी इमेजिन को जोड़ेगा। क्रिकेट खेल रहा है या कोई खेल खेल रहा है तो उससे कुछ कल्पना करके वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पर 8वां पॉइंट फिर बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपने शैशवावस्था में पढ़ा था, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और इडिपस कॉम्प्लेक्स, उससे बालक बाहर आएगा। मतलब बालिका अपने पिता के प्रति एक अधिकारिता महसूस करती है और बालक अपनी माता के प्रति एक अधिकारिता महसूस करता है, और किसी दूसरे को उससे बात करते देखकर नाराज होना या अपनी माता को अपने ही अधिकार में समझना, ये सब जो कॉम्प्लेक्स था आपने शैशवावस्था में सुना था, जिसे हमने क्या नाम दिया था, हिंदी में पितृभाव ग्रंथि, इंग्लिश में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, हिंदी में मातृभाव ग्रंथि, इंग्लिश में इडिपस कॉम्प्लेक्स। अब इस समस्या से वो बाहर आ जाता है। क्यों बाहर आता है? क्योंकि वो घर से बाहर निकलने लगा, और एक समय तो ऐसा आता है कि बच्चा अपने साथियों के साथ माँ बाप को ही भूलकर घंटों खेलते रहता है, उसको घर की याद नहीं आती। तो ये उससे बाहर आने का पॉइंट हुआ। सेकंड, जो वो ऑटो इरोटिज्म में था, स्वप्रेम नार्सिज्म में था, अपने आप में ही खोया रहता था, अपने आप से ही प्रेम करते रहता था, तो वह उस अपने स्वप्रेम से भी बाहर आता है, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, ग्रुप में जा रहा है। तो देखिए थोड़ी सी आयु चेंज हुई, और बस सोचने समझने की बात है, आप अपने बचपन को याद कर लीजिए, थोड़ी सी आयु चेंज हुई, कितना कुछ चेंज होते गया। जो वहां पर ऑटो इरोटिज्म था, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स था, इडिपस कॉम्प्लेक्स था, वो सब बाहर आ गई। काम प्रवृत्ति अभी है, पर वो किस अवस्था में चली गई, सुप्त अवस्था में चली गई। ये काम प्रवृत्ति फिर से एक बार जागेगी जब हार्मोनल चेंज होगा बॉडी में। एक बार ये काम प्रवृत्ति शैशवावस्था में थी, ऐसा मानते हैं कौन, मनोवैज्ञानिक फ्रायड का भी आपने नाम सुना था, और वहां पर वो ऑटो इरोटिज्म की स्टेज में था, अब वो सुप्त स्टेज में चला गया। बालक खेलने कूदने में अपने साथियों के साथ ज्यादा मगन हो गया। बड़ा अद्भुत सा लगता है वाला सेक्शन, शैशवावस्था और बाल्यावस्था का अंतर हमारे मन में नहीं आते रहता है कि ऐसा भाव शिशु के मन में होता होगा, पर उसको आप किशोरावस्था के प्रेम से तुलना मत कीजिए। किशोरावस्था का प्रेम विपरीत जेंडर के प्रति होता है, और वहां पर ऑटो इरोटिज्म मतलब स्वयं से ही प्रेम करना। और यदि ये ऑटो इरोटिज्म प्रौढ़ावस्था तक बना रहे तो फिर व्यक्ति तो नार्सिज्म के एक्सट्रीम पे चला जाता है। ये सब आपको मैं सिगमंड फ्राइड वगैरह पढ़ाते समय बहुत विस्तार से बताऊंगा, तो अभी आप इस पॉइंट को समझ लीजिए कि सुप्त काम प्रवृत्ति की स्थिति आ जाती है, और ये कहते कौन है, डॉक्टर जोन्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, ये भी बहुत प्यारी स्थिति है, आप जीवन में स्वयं इससे कभी न कभी गुजरे होंगे। संग्रह प्रवृत्ति का जागृत होना, एराइजिंग ऑफ कलेक्शन इंस्टिंक्ट। बड़ा मजा आता है बचपन में चीजों को संग्रह करने में। लोग माचिस कलेक्शन करते हैं, फोटो कलेक्शन करते हैं, कंचे गोलियां कलेक्शन करते हैं, अलग अलग खिलौने कलेक्शन करते हैं। ऐसा लगता है कि मैं अपना एक संसार निर्मित कर रहा हूं। आप सब इससे गुजरे होंगे। कॉमिक्स का कलेक्शन करता है बच्चा, है ना? तो देखिए, और उसकी जो संग्रह प्रवृत्ति है वो एक प्रौढ़ के संग्रह प्रवृत्ति से तो काफी भिन्न है, पर फिर भी उसका एक संसार है। और ये हमारी संग्रह प्रवृत्ति उम्र के साथ तो और बढ़ने लगती है, ऐसा लगता है आज के डेट में। पर आप समझ गए होंगे कि बालक की संग्रह प्रवृत्ति कब जागृत होगी, शैशवावस्था में नहीं। कौन सी अवस्था में जागृत होगी, बाल्यावस्था में। इस अवस्था में बालक की संग्रह प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। वह स्टाम्प, गोलियां, खिलौने, खाली दिया सलाइयां यानी माचिस बॉक्स, जो कुछ वातावरण में प्राप्त होता है उसको संग्रह करने लगता है। और फिर यहीं पर शुरू होता है पॉइंट नंबर 10, सामाजिक एवं नैतिक विकास, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट।
इस अवस्था में बालक का सामाजिक एवं नैतिक विकास हो जाता है। जो कुछ भी आज्ञाएं उसे समूह के द्वारा प्राप्त होती हैं, वह उसे मानने के लिए सर्वदा तैयार रहता है। देखो ग्रुप का वो क्या बन गया, मेंबर। तो अपने ग्रुप के अनुसार वो एडजस्ट करने के लिए तैयार हो गया, मतलब उसका सामाजिक विकास शुरू हो गया और साथ ही उसमें आज्ञाकारिता, सहयोग, सहिष्णुता आदि के गुण आ गए, मतलब उसका कौन सा विकास शुरू हो गया, नैतिक विकास। छोटा बच्चा उतना अच्छा नहीं होता है, शिशु जो रहता है, रोता है, पैर पटकता है, यहाँ पर ये बालक अभी द्वंद्व की स्थिति में है, कभी मानेगा कभी नहीं मानेगा, पर धीरे धीरे समाज उसे एक नैतिक प्राणी में परिवर्तन करने में सफल हो जाता है। यही तो समाजीकरण है। तो आपने 10वां पॉइंट भी समझा। रास का विचार है कि उसका, ये भी बहुत प्यारा पॉइंट है, रास का विचार है कि उसका व्यवहार अधिकतर पूर्ण बोध, सामाजिक प्रशंसा अथवा निंदा द्वारा निश्चित होता है, परंतु मुख्य अधिकारी समूह या समुदाय ही होता है। इस कोटेशन को भी याद रखिएगा। तो हम बालक को ज्यादातर किसके माध्यम से सामाजिकता और न्याय और नैतिकता सिखाते हैं, प्रशंसा अथवा निंदा से। अच्छा काम करता है, तारीफ के पुल बांध देते हैं, गुड बॉय करके। बुरा काम करता है, डांटते हैं, पीट भी देते हैं माँ बाप, है ना, और भी उसको उसका उपहास करते हैं, बाल बड़ा करके घूम रहे हो, अपने आप को क्या समझते हो, कुछ भी बोल बोल के बच्चे को हम निंदा द्वारा भी कंट्रोल करते हैं। अब बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ चाइल्ड एजुकेशन। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, पहला, माता पिता एवं शिक्षकों का महान कर्तव्य है कि बालक में यदि स्वास्थ्य की कमी हो तो उसे पूरा करने का वो भरसक प्रयास करें। बिल्कुल ठीक है, यदि बालक अपने तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, खा नहीं रहा है, उसको किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या आ गई है, तो अभी वो लापरवाह है। क्योंकि इस अवस्था में जिज्ञासा प्रवृत्ति विशेष रहती है, अतः शिक्षकों का कर्तव्य है कि बालक को उन बातों से परिचित करावे जिन्हें वह जानना चाहता हो। ये टीचर के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी समय बालक बेहद प्रश्न करता है और टीचर को उनके प्रश्नों का, माँ बाप को उनके प्रश्नों का जरूर समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। और हम इसी समय बालकों को डांटना शुरू कर देते हैं, बहुत पूछते हो, चुप रहो, जो मैं समझा रहा हूँ उसे सुनो, तो धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति खत्म होने लगती है। उसे हमें हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि जिज्ञासा ही आगे बढ़ने का आधार है। बालक की सामूहिक प्रवृत्ति की तृप्ति करने के लिए बाल समाज एवं स्काउटिंग का सदस्य बनने के लिए अवसर देना चाहिए। यही समय होता है जब स्कूल में बाल समाज बनाया जाता है, स्काउट बनाया जाता है, ताकि बच्चा चाहता ही है ग्रुप में रहना, तो उसको और ग्रुप एक्टिविटी हम कराएं। शिक्षकों को चाहिए कि वे नेतृत्व करने वाले बालकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। बालक नेतृत्व तो करने लगते हैं, बहुत सारे बालक स्वाभाविक लीडर हो जाते हैं, पर वो लीडरशिप के गुण नहीं जानते। एक अच्छे नेता का क्या गुण होता है, यदि हम बच्चों को बचपन से ही सिखाते चले तो वही एक महान नेता बनेंगे। तुलसीदास जैसे बोल कर गए हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कि लीडर सबकी भलाई के बारे में सोचता है, लीडर कभी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता है। तो ये सब बातें शिक्षकों को चाहिए कि नेतृत्व करने वाले बालकों को लीडरशिप के सारे गुण सिखाने शुरू कर दें, अच्छे अच्छे लीडर की जीवनी पढ़ाएं, होता क्या है नेतृत्व समझाएं। बच्चा लीडर तो बन जाता है, पर एक लीडर को कैसे करना चाहिए वो तो जान नहीं पाता कई बार लाइफ में, है ना, आप समझ रहे होंगे भी। अब एक और बड़ी प्यारी बात होती है, बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होता है, अतः इस प्रवृत्ति से लाभ उठाने के लिए कभी कभी सरस्वती यात्राओं का आयोजन करना चाहिए। एक्सकर्शन जैसे अपन स्कूल से ले जाते हैं पिकनिक वगैरह में, पर वो ज्ञान से जुड़ी हुई यात्रा होती है, तो क्या कहलाती है, सरस्वती यात्रा। सरस्वती यात्रा की आवश्यकता बाल्यावस्था। शिक्षकों को बालकों के सामने अच्छे अच्छे सामूहिक खेलों का नमूना प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि ग्रुप में खेले तो अच्छे खेल खेले। बालकों के पाठ्यक्रम में पाठ्यांतर क्रियाएं, एक्स्ट्रा करिकुलर का समावेश करना चाहिए। तो आज की डेट में विद्यालय का उद्देश्य ही क्या हो गया है, बालक का सर्वांगीण विकास। एकांगी बिल्कुल नहीं है हमारे विद्यालय की पढ़ाई पर ही जोड़ दें, ऐसा नहीं है। वो बालक के हर प्रकार के विकास में ध्यान देते हैं। तो बालक को खेलना भी आना चाहिए, बालक को गाना भी आना चाहिए, बालक को भाषण देना भी आना चाहिए, बालक को वाद विवाद करना भी आना चाहिए। बालक पेंटिंग भी सीख जाए तो क्या बात है, म्यूजिक भी सीख जाए तो क्या बात है, डांसिंग तो सीख ही रहे हैं। तो बालक के पाठ्यक्रम में ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, उससे यहाँ पर यही आशय है। बालकों को करके सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हमारे बीएड का, ये हमारे सीखने का सबसे प्यारा चीज है, लर्निंग बाय डूइंग। ये डाई नहीं है, बाई है। तो बालकों को करके सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि उनकी नाना प्रकार के कार्यों को करने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। बालकों में आत्मसंयम, स्वावलंबन, आज्ञाकारिता, अनुशासन,
विनय, उत्तरदायित्व आदि गुणों को उत्पन्न करना चाहिए। अच्छे लीडर के, अच्छे नागरिक के गुण हैं। बालकों को प्रेम और सहानुभूति से पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बालकों को अंधविश्वास, दूषित प्रथा, छल कपट से दूर रखना चाहिए। और बड़ी बात, बालकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उनके व्यवहारिक जीवन में संबंधित हो। एक्चुअल में सारा सिलेबस हमारा व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। हम शिक्षा व्यवस्था पर, दुनियादारी पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं, विषय को हम ही बोझिल बना डालते हैं। आप इकोनॉमी में बजट की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पर आप उस बजट को घर से रिलेट करके बताओगे तो बच्चा कैसे नहीं समझेगा। आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े केमिकल फार्मूले बता रहे हैं छोटे बच्चों को, पर ये बताइए कि केमिस्ट्री तो आपके घर के किचन से शुरू हो रही है बेटा। नमक खा रहे हो वो भी केमिस्ट्री है, दूध पी रहे हो वो भी केमिस्ट्री है, यहाँ तक कि पानी और हवा भी केमिस्ट्री है। तो उसको इंटरेस्ट आएगा और साथ ही साथ वो जो सीखे उससे वो इस काबिल बने कि उसकी विद्या उसको क्या बना सके, आर्थिक समस्याओं का सामना करने में सक्षम। तो इसी को बताया जा रहा है, बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उसके व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो। बालकों की संचय प्रवृत्ति का सदुपयोग करने के लिए उन्हें अच्छी अच्छी वस्तुओं को संचित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हर बालक में इस समय संचय प्रवृत्ति आ जाती है। वो माचिस के खाली डिब्बे कलेक्ट करेगा, तो वो कांच की गोलियां कलेक्ट करेगा। तो उसको आप सिखाइए ना, महापुरुषों के चित्र कलेक्ट करो, उन चित्र के नीचे उनकी जीवनियां लिखो। जितने जीव जंतु हैं उनके चित्र कलेक्ट करो, उन जीव जंतुओं की विशेषताएं लिखो। तो यदि विद्यालय और घर परिवार के लोग बालक की संग्रह प्रवृत्ति से नाराज ना होते हुए ये क्या आलतू फालतू की चीजें जमा कर रहा है, ऐसा ना करते हुए उसको उपयोगी चीजें कलेक्ट करने के लिए प्रेरित कर दें, तो बच्चा बहुत आगे बढ़ जाएगा। इस अवस्था में बालकों को अंक, गणित और भाषा की शिक्षा विशेष रूप से देनी चाहिए। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। बालकों को नैतिक और सामाजिक विकास के लिए यथायोग्य प्रयास करना चाहिए बालकों के। तो इतनी बातें आप समझ गए किस अवस्था से संबंधित है। ये सारी बातें बाल्यावस्था से है और इसके बाद सबसे एक्सट्रीम अवस्था, सबसे अद्भुत अवस्था आएगी किशोरावस्था, जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना उपयोगी है, मैं आपके लिए और क्या बेहतर कर सकता हूं, जरूर बताएं, क्योंकि ये पूरा सीरीज आपकी प्रतिक्रिया पर, वीडियो के आपके द्वारा कितना इसको आप उपयोगी मानते हैं, कितना आप व्यू दे पाते हैं, कितने लोग देखकर इसको नोट्स बना पा रहे हैं, ये सब जानने के बाद ही जारी रहेगा ये सीरीज। आपको यदि मेरी मेहनत सार्थक लगती है तभी मुझे पढ़ाने में भी आनंद का एहसास होगा। धन्यवाद।